ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की वीडियो में आई विल बी बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द मेजर टॉपिक्स विच आर कमिंग रिकरेंटली इन दी MD-CAT 2021। अभी तक जितनी भी आई थिंक ऑलमोस्ट 8 पेपर्स हो चुके हैं और 8 शिफ्ट्स हो चुकी हुई हैं। इसके साथ जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं उनको क्लोजली ऑब्ज़र्व करने के बाद ये वो टॉपिक्स हैं जो 80 to 90% ऑफ द पेपर बना रहे हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स को A to Z मतलब बिल्कुल परफेक्टली विदाउट एनी लूप होल्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके 80 से 90% आई गारंटी आ जाएंगे। आई एम एक्चुअली गारंटीइंग कि 80 से 90% आपके आ जाएंगे जस्ट बाई डूइंग दीज टॉपिक्स। सो लेट्स क्विकली गो ओवर देम। फ़िज़िक्स की बात करते हैं। बच्चों को अभी तक फ़िज़िक्स में मेन इशू आ रहा है, यानी कि फ़िज़िक्स डिमांडिंग उनको सेक्शन लग रहा है। एंड दैट्स बिकॉज इट इज़ ट्रू, फ़िज़िक्स में जो टॉपिक्स हैं वो भी ज़्यादा कवर हो रहे हैं और इस वजह से आपको फील भी होगा कि द टॉपिक्स दैट आई एम मेंशनिंग उनमें ज़्यादातर फ़िज़िक्स के हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन इंक्लूड्स हाफ वेव, फुल वेव, और फुल वेव में आपको ब्रिज रेक्टिफिकेशन भी आनी चाहिए और आपको सेंटर टेप भी आनी चाहिए। तो सारी एंड विद दैट नॉट ओनली द थेरी बट ऑल्सो द न्यूमेरिकल्स। इसके बकायदा न्यूमेरिकल्स टेस्ट हो रहे हैं। तो पीक वोल्टेज हो गई, पीक टू पीक वोल्टेज होगी, इन्वर्स पीक वोल्टेज हो गई, या RMS वैल्यू हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफिकेशन में भी आपकी सेंटर टेप में यूज़ होती है। और उसके अलावा भी जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी में आपने ना सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करनी है बल्कि DC सर्किट्स भी कवर करने हैं। तो इसमें कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, करंट, वोल्टेज, उसमें AC DC की डिफ्रेंसिएशन आ जानी आपको पता होनी चाहिए, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। और लेकिन इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये जो आपका कुलम्स लॉ है ये आपको आना चाहिए। आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक आपका वर्क डन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। थर्ड थिंग इज़ SI यूनिट्स प्लस जनरल यूनिट्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि आपको एक क्वांटिटी दे देंगे और कहेंगे इसके SI यूनिट सेलेक्ट कर दें या फिर जनरल यूनिट्स इसके लिए कौन से यूज़ होते हैं। सो आपको ये आने चाहिए एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस हर MCAT में सिर्फ SI यूनिट्स पे आ रहे हैं और या फिर बाकी यूनिट्स पे आ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ थिंग इज़ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट topic along with the rectification and physics that you should be covering. Thermodynamics like full-fledged आपके इस पे सवाल आ रहे हैं। मेनली फर्स्ट लॉ कवर हो रहा है जिसमें वो कहते हैं Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आपकी ये जो न्यूमेरिकल इक्वेशन है इसके सवाल भी आ रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थेरी भी आ रही है। अच्छा, इसके साथ फिर आपकी PV ग्राफ आ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ, उससे वर्क डन किस तरह निकालते हैं। आपका जो है मोलर हीट कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, CV, CP, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक गैसेस क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, आइसोकोरिक है, ETC। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स तो फुल फ्लेज कवर करें अगर तो आप चाहते हैं कि यू वांट टू स्कोर वेल इन दी MCAT। थर्मोडायनामिक्स यू कांट मिस दिस टॉपिक आउट फॉर द फिजिक्स सेक्शन। उसके बाद फिफ्थ चीज़ जो है वो बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आ रहे, ना कोई वेयर्ड कॉम्प्लिकेटेड ट्रोजेक्ट्री की इक्वेशंस हैं जो आपको कहेंगे कि बता दो इस जगह पर ये इक्वेशन यूज़ होती है, कौन सी यूज़ होती है, नहीं। वेरी बेसिक्स लाइक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसी है, वर्टिकल में कैसी है, या प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होता है, सो दैट्स पैराबोलिक एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, सिक्स थिंग इज़ लीनियर मोमेंटम। इसमें कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आ जाता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाता है, और कोलिजन्स की डिटेल्स भी आपको आनी चाहिए, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक बोथ। अच्छा, उसके बाद वी ब्रिंग टू द फैक्ट दैट दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो फॉर एग्जांपल आपका जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, या आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, या मतलब स्टफ लाइक दैट जो आपको जो देखने को मिलते हैं। प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाता है, इस तरह की जो कांस्टेंट्स हैं, ना सिर्फ उनके वैल्यूज़ बट उनके यूनिट्स भी आ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल आपकी R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज़ 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, एंड इट इज़ ऑल्सो 0.081 लीटर्स ATM पर
केल्विन पर मोल। बाकी ये आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जब हम चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, ये वो के की वैल्यू है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, देन 8th थिंग इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब आपको पता होनी चाहिए क्या है। और अगर आपको लगता है कि ये तीनों चीज़ें सेम है, देन दैट मीन्स इट इज़ टाइम दैट यू गो एंड रिवाइज दिस चैप्टर, ठीक है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है आपने। अच्छा, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा भी टेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आपको अब ये नहीं कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन आपकी मतलब लेट्स से हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन है, इमिशन स्पेक्ट्रा आपको रटा हुआ हो, लेकिन इसके अंदर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट आपके स्पेक्ट्रम्स हैं। ये किस तरह अटेन किए जाते हैं। जब गैसेस लो प्रेशर पे होती हैं, तो जब गैस कोल्ड होती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाती है, जब हॉट होती है तो इमिशन स्पेक्ट्रा दिखाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यू शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है और उनकी अंडरलाइंग थेरी क्या है। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो किसने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन का नाम किसने दिया था, स्टफ लाइक दैट। सो इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फुल फ्लेज आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देन देयर इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में कॉर्क्स पे बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मुझे हर एमकैट में सवाल मिल रहे हैं फॉर कॉर्क्स। दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड लुक इनटू कि कितने कॉर्क्स हैं, कितनी क्या उनकी स्पिन्स होती हैं, क्या वो हाफ स्पिन रखते हैं, फुल स्पिन रखते हैं, क्वार्टर स्पिन रखते हैं, स्टफ लाइक दैट। फिर रेडियो एक्टिविटी में आपकी रेडिएशंस कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, सन से जो रेज आ रही हैं उनमें कौन कौन से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, बर्थ डिफेक्ट्स कौन सी रेज से होते हैं। इसके अलावा आपकी इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं, लाइक हाफ लाइफ इज़ ln2 ओवर द डिके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी इज़ इक्वल टू द इनिशियल एक्टिविटी e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस डिके कांस्टेंट t वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके अलावा जो जहाँ तक एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है, उसमें फेमस एक्सपेरिमेंट से नेम्स आने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। कैथोड आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब की एक्सपेरिमेंट है वो क्या थी, बोहर ने क्या किया, आपके क्या नाम है, ली डी ब्रॉयल ने क्या किया। मतलब इस तरह की ना, मतलब आपको समझ आ ही चुकी होगी कि हम पुडिंग थेरी से जाकर क्वांटम थेरी तक जितने लोग आपके मेन फेमस हैं इसमें, वो इसमें कवर हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स भी कर लें, ठीक है, कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। C इज़ इक्वल टू म्यू नॉट A ओवर D, ठीक है। उसके अलावा कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू Q ओवर V। सो खैर इस तरह के सवाल हैं, बट कैपेसिटेंस भी कवर कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक आपको मिलेगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इस पे सवाल आ रहे हैं ऑर्गेनिक पे, अनलाइक प्रीवियस एमकैट्स जहाँ पर आपसे नेमिंग पूछी जाती थी, एंड दैट वाज द मेन पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीइंग टेस्टेड। इस एमकैट में आपको बाकायदा रिएक्शंस पे सवाल आ रहे हैं, रिएजेंट्स पे सवाल आ रहे हैं, और मेनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं जिन पे ख़ासा फोकस है आपके एमकैट का। इसमें कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स के जितने रिएक्शंस हैं FEC की बुक से कर लें। अगर आप A लेवल बैकग्राउंड रखते हैं, द इन्फॉर्मेशन इन A लेवल्स इज़ नॉट इनफ। फॉर एग्जांपल A लेवल्स में आपको कहा जाएगा कि कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, जो कि सही बात है, इतने आराम से होते भी नहीं है, लेकिन इनको किया जा सकता है फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो इफ़ यू आर ओनली डूइंग A लेवल ऑर्गेनिक तो आपको ये बात नहीं पता होगी। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे A लेवल के बच्चे FEC की ज़रूर करें, और जो FEC वाले हैं वो अपनी दोबारा रिवाइज ज़रूर करें। कीटोन्स एल्डिहाइड्स मेन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, एमाइंस, ये भी टेस्ट हो रहे हैं, बट एज ए सेड मेन इसमें कीटोन्स एल्डिहाइड्स ही हैं। बाकी रिएजेंट के नेम्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि लेट्स से कीटोन या एल्डिहाइड को हमने प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा। सो एक A लेवल स्टूडेंट को पता है कि हमने रिडक्शन करनी है, उसको शायद LiAlH4 का भी पता होगा, NaBH4 का भी पता होगा, लेकिन अगर आपको रिएजेंट का नाम नहीं आता, आप ये सवाल ठीक कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग डू FEC ऑर्गेनिक। बाकी कॉमन एसिड नेम्स आने चाहिए। दिस इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, आपका फ्यूमिरेट एसिड क्या होता है, फ्यूमरिक एसिड क्या होता है, एंड स्टफ लाइक दैट। इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं भी जहन में नहीं आ रहे सारे। मैलेट आई गेस नहीं, ये तो मैं खैर उनके आयंस के नाम ले रही हूँ, बट द पॉइंट इज़ के एसिड के नाम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर KP-KC आते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, रिएक्शन रेट्स आ रहे हैं, इसमें ऑर्डर भी आ रहा है, मोलिकुलैरिटी भी आ रहा है,
हाफ लाइफ की भी बात हो रही है, ग्राफ्स की भी बात हो रही है, फिर आपके गैस लॉज भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग PV इज इक्वल टू NRT। देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपको पता होना चाहिए एक मॉलिक्यूल को देखे इसमें क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी। A लेवल स्टूडेंट्स डू गो ओवर द स्पेशल नेम्स ऑफ सम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। फॉर एग्जांपल आई थिंक कि आपकी परमानेंट डायपोल को डाइबा या समथिंग इस तरह कहा जाता है। अब एज एन A लेवल स्टूडेंट आई डेंट नो व्हाट डाइबा इज़, तो फिर मुझे वो गूगल करना पड़ा था वाइल मेकिंग दिस वीडियो। तो इस वजह से मेक श्योर कि आप उसकी टर्म्स जो हैं उनसे फेमिलियर हों ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बेसिकली सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स पे। तो लैटिस क्रिस्टल्स पे सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टफ लाइक दैट। सो फॉर एग्जांपल अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर मोलिकुलर ज्योमेट्री पे सवाल आ रहे हैं। एंड लास्टली आपका जो एंथैल्पी चेंज है उस पर सवाल आ रहे हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। मूविंग ऑन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे जो मेन टॉपिक है वो एनिमल किंगडम है। इस पर आराम से 10 MCQs आपको हर MCAT में मिल जाएंगे। ये टॉपिक अगर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप 10 नंबर वैसे ही भूल जाएं, आपके MCAT में कट चुके हैं। दिस इज़ लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी। सो एनिमल किंगडम करें, दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आ जाता है इसमें। सो दिस इंक्लूड्स न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड इवन फैट्स। सो इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आपको वायरसेस एंड बैक्टीरिया की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक अगर इसमें आई डोंट नो अगर FEC में इसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक्स चैप्टर्स हैं ऑन वायरसेस एंड बैक्टीरिया, अगर हैं तो ज़रूर करें उनको रिवाइज बार बार। इनकी शेप्स क्या होती हैं, किस शेप वालों की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सा वायरस किस तरह ट्रांसमिट होता है, कौन सा बैक्टीरिया किस तरह ट्रांसमिट होता है। एंड आई जस्ट कांट लाइक एंड इट हियर। आई डोंट इवन नो कि वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहे थे, लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि इसमें वायरस एंड बैक्टीरिया पे खासा एम्फेसिस है। फॉर एग्जांपल वायरसेस में 4 मेन आपका HIV है, आपका हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। इन सब वायरसेस एंड बैक्टीरियाज को देख लें, अगर FEC में टॉपिक्स हैं ज़रूर करें। आई विल पुट अ स्टार हियर एज वेल। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एंजाइम्स पे। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर पे सवाल हैं, इसकी KM VM पे सवाल हैं, फिर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक क्वेश्चंस पे सवाल हैं, फिर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस से भी सवाल लिए जा रहे हैं। सो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन देयर इज़ अनदर वन जो कि मेरे जहन से निकल गया है, इम्बिबिशन शायद, जिसमें सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है पानी को, इफ़ आई एम सेइंग दैट करेक्टली। बट द पॉइंट इज़ कि A लेवल स्टूडेंट्स दिस इज़ समथिंग दैट यू अगेन नीड टू कवर बिकॉज इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद यू हैव मस्कुलर जंक्शन एनाटमी। इसमें आपके मसल्स, एडक्टर मसल्स के हैं, एबडक्टर मसल्स के हैं, फ्लेक्सिंग, बेसिकली इस तरह करके आपके जो मसल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो आनी चाहिए। जॉइंट्स पे सवाल हैं, हिंज जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। आई थिंक इफ देयर इज एनीथिंग लाइक साइनोवियल जॉइंट, फ्लूइड तो होता है, लेकिन द पॉइंट इज़ के बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट और इस तरह के जितने जॉइंट्स हैं, मेरे जहन से नाम निकल रहे हैं, बट दे आर 2 more वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स। You have to do those. Cartilage, tendons, synovial fluid, इन चीज़ों पे भी सवाल आ रहे हैं। So make sure that you cover those as well. उसके बाद you have the nervous system. Nervous system में CNS, PNS आपको पता होना चाहिए, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, reflex arc, monosynaptic, आपकी क्या नाम है, reflex pathway जो होता है। फिर ब्रेन पे बड़े सवाल हैं इसके, cerebellum, cerebrum, pons, medulla, thalamus. सो यू बेटर नो द डिटेल्स अबाउट द ब्रेन एज वेल। मतलब फोर ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, इस तरह करके। फिर ग्रे मैटर कहाँ है, वाइट मैटर कहाँ पे है। स्पाइनल कॉर्ड में भी सवाल हैं कि ग्रे मैटर कहाँ है, वाइट मैटर कहाँ है, स्टफ लाइक दैट। एंड द 9th थिंग विच आई फॉरगॉट टू ऐड इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बड़े सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी। सो मेक श्योर यू गो ओवर दिस। And again, A level students, even if you have done the SAT 2, definitely go over FSC, ठीक है, क्योंकि जो डेप्थ जिसमें पूछा जा रहा है, मतलब उसमें ऐसे सवाल मौजूद हैं जो FSC में, पर्टिकुलरली सिर्फ FSC में आपको मिलेंगे। और इसमें बात यह कि रटाफिकेशन बड़ी है इसके सवालों में, मेमोराइजेशन के सवाल हैं बेसिकली, और ये आई थिंक पेट लाइन्स हैं फ्रॉम द FSC बुक्स। तो यू हैव टू रीड the FSC for reproductive systems. All right, to end it off, I'll just give you one of the very last statements that I want to make for at the end of this video. PMC के जो logical reasoning का question bank है
वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, मेरी बात ये आप बस मान लें कि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन बैंक के पीएमसी का वो बहुत ही लिमिटेड है। बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पहले फिर भी टेस्ट करते आ रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ न्यू सेक्शन, उनका क्वेश्चन बैंक फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज़ नॉट दैट बिग। सो लिटरली उनके प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें और आपको आराम से टेस्ट में फ़ील होगा कि 4 से 5 सवाल आपको लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ उनके प्रैक्टिस टेस्ट से रिपीट होते हुए नजर आएंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग एज ए सेट क्वेश्चन बैंक कम है, नया सेक्शन है, इसके प्रैक्टिस टेस्ट पीएमसी के सॉल्व करें और उसमें लॉजिकल रीजनिंग के सवालों का नोट ले लें। रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लें। आपके एमकैट के पेपर में आराम से अगर 4-5 नहीं तो 2 से 3 लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रिपीट होंगे ही होंगे, मेरी गारंटी है। अच्छा, इसके अलावा जो मेरी लास्ट वीडियो में सजेशन थी दैट द थिंग दैट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ इज सॉल्विंग पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट, वेल ये मेरी सजेशन वक्त के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है बिकॉज मुझे जिस तरह फीडबैक मिल रही है फ्रॉम द पीपल आई नो एंड यू नो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, मुझे जितनी भी फीडबैक मिल रही है उन सब ने यही कहा है कि प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो उनको मतलब उसके सवाल रिपीट हो रहे हैं। नाउ अगर आप सिर्फ 6 टेस्ट भी करके जाते हैं यानी एक बंडल भी करके जाते हैं, आपको आराम से 10 to 15 क्वेश्चंस रिपीट होते हुए मिलेंगे। सो खुद सोच लें, अगर आप 6 के 6 बंडल कर लें यानी कि 36 टेस्ट, एंड आई थिंक 37 है बिकॉज द फर्स्ट बंडल हैज 7 प्रैक्टिस टेस्ट इंक्लूडिंग द फ्री वन। तो अगर आप 6 के 6 बंडल कर लें, आपको 40 से 50 क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नजर आएंगे। सो व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर, अगर आपके पास ऑलरेडी वो क्वेश्चंस मौजूद हैं जिन्हें रिपीट होना है। लॉजिकल रीजनिंग में तो होना ही होना है। इसके अंदर इट्स लाइक काइंड ऑफ माई गुड गेस बिकॉज 6 टेस्ट में अगर 6 टेस्ट करने के बाद अगर एक बच्चे को फील होता है कि 10 से 15 सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो फिर 6 बंडल करने के बाद आपको 40 से 50 क्वेश्चन रिपीट होते हुए फील होने चाहिए। और अगर वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होंगे तो जो वो कॉन्सेप्ट या जो चीज़ वो पूछ रहे हैं वो ज़रूर आप पहले से कर चुके होंगे अकॉर्डिंग टू द पीएमसी क्वेश्चंस। ठीक है, सो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू स्टेट फॉर as far as the questions, the topics that you should be doing for the MCAT 2021. The one more thing is कि ये जो notes हैं, ये जो information है, I'll put this up on the OTA note subscription. You can either I'll put it on the blog because note subscription को थोड़ा सा time है, but अगर हो सका तो मैं वहाँ लगा दूँगी। I'll put the link in the description box. आप वो वहाँ से इसको जाके download कर लें, इसको देख लें। These are the questions and I'm not saying this just for the sake of saying it. I am saying this after a very close observation of the practice test as well as the feedback that I'm getting from the actual students जो दे कर आ रहे हैं MCAT। और इसके अलावा one more thing is कि very soon I'll make a video telling you guys about कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा टेस्ट सेंटर में, सो व्हाट एग्जैक्टली कैन यू एक्सपेक्ट ओवर देयर, एंड होपफुली वो भी आपको हेल्प करेगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। आई होप you have liked this video. If yes, then give it a thumbs up or maybe subscribe to the channel, and I'll see you next time. Khuda Hafiz.